Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. You can search this channel by using hashtag Easy Physics or hashtag Sachin Sir. We have started 12th physics and today I am going to start 10th class science and your first chapter is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equation. तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. आज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा. केमिकल चेंज, हमने एक चेंज पढ़ा होगा, केमिकल चेंज. व्हाट इज अ केमिकल चेंज? तुमने पढ़ा होगा भाई, तुमने पढ़ा होगा कि जब मिल्क को हम ओवरनाइट रखते हैं और उसके अंदर कोई सावर सब्सटेंस डाल देते हैं तो मिल्क हमारा कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है और कर्ड को हम वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इस टाइप का जो चेंज था जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, वो कौन सा चेंज होता है? हमारा केमिकल चेंज होता है. कौन सा होता है? केमिकल चेंज. ठीक है, एक हमने फिजिकल चेंज पढ़ा था. जैसे वुड को अगर हम कट करते हैं, लकड़ी को काटते हैं तो वो लकड़ी ही रहने वाली है. अगर मैं लकड़ी को काटूंगा तो लकड़ी ही रहेगी ना. बट अगर मैंने मिल्क से कर्ड बना दी तो कर्ड को हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वहां पर कोई न्यू थिंग की फॉर्मेशन होती है. अब सपोज करो कोई लकड़ी है, तुम उसको बर्न करते हो, कोई वुड है उसको हमने बर्न किया तो क्या होता है? बर्न करने से उसके बर्निंग से क्या फॉर्म होता है? स्मोक, धुआं और ऐश जो राख है वो बनती है. ठीक है, अब ये दोनों चीजें हैं वो भी क्या हमारी न्यू थिंग्स हैं. ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होगी क्या? केमिकल रिएक्शन वो होगी जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे. समझ रहे हो? दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? एक थर्ड सब्सटेंस फॉर्म करेंगे और उस थर्ड सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले दोनों वाले सब्सटेंसेस से डिफरेंट होगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जब भी हमारा कोई न्यू थिंग की फॉर्मेशन होती है किन्हीं दो चीजों की, तीन चीजों की हेल्प से, तब हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? या तो हमारा देखो तीन चार चीजें जरूरी हैं केमिकल रिएक्शन के लिए. केमिकल रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन क्या? नंबर वन, स्टेट चेंजेस. स्टेट चेंज हो सकती है भाई. स्टेट का मतलब भाई सॉलिड, हमारे पास बेसिकली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो स्टेट चेंज हो सकती है किसी मटेरियल की. सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है. ऑर्डर का क्या मतलब होता है? स्मेल. उसकी स्मेल क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. जैसे अगर हम समर्स के टाइम पे मिल्क को रख देते हैं धूप में या फिर गर्मी में तो आफ्टर सम टाइम उसमें से स्मेल आने लगती है. ठीक है, समझ रहे हो ना? ये क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है. ठीक, और क्या हो सकता है भाई? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. कोई गैस उसमें से बाहर निकल सकती है. क्या हो सकता है? कोई गैस उसमें से बाहर निकल सकती है. और टेम्परेचर चेंज. उसका क्या हो सकता है? जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है. जैसे अगर हम वुड को बर्न कर रहे हैं तो हीट जनरेट होती है ना, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. ठीक है, सपोज करो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है. क्या है? मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, उसको अगर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं. क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं. उसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ. तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा? हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. या फिर हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. और साथ में हीट जनरेट होगी. साथ में क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है. अब देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? एक कंपाउंड बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से दोनों से डिफरेंट है.
ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और साथ में क्या जनरेट होती है, हमारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो देखो ये दो सब्सटेंस है, इनकी हेल्प से हमने एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है। क्या किया है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब किन्हीं 2-3 सब्सटेंसेस की हेल्प से हम न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी अकर व्हेन a new substance forms with the help of 2 or 3 substances whose properties are different from the taken substances। जो सब्सटेंस हमने लिए हैं उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी उनकी होती है। अब जो मैंने ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। सपोज करो मैंने यही कि मैग्नीशियम रिबन, मैं बोल रहा हूं अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न in presence of oxygen and it forms magnesium oxide। जो ये लाइन मैंने बोली है इसको मुझे वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंने क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो ये इसकी फॉर्म है ना, जो मैंने पूरी डेफिनेशन ना लिख के सिर्फ ये लिखा, मतलब इस रिएक्शन के बारे में मुझे पूरा ना लिखे, सिर्फ मैंने ये वर्डिंग लिख दी, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको भाई, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गई, ये इस रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन होगी। सपोज करो हमारे पास जिंक है, मैं उसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारा, जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। ये सारी की सारी क्या है, जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन है उनकी क्या है, वर्ड इक्वेशन है। मतलब हम उनको वर्ड्स की फॉर्म में अगर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाए तो वो क्या होती है, उसकी वर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिखना चाहूँ तो मैग्नीशियम का सिंबल हमको पता है क्या होता है, Mg। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg। और ऑक्सीजन का हमको पता है क्या होती है, O2। ठीक है, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो होता है MgO। तुमने मेरे ख्याल से 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात और ध्यान देने की भाई, दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट्स होंगे और जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। So these are reactants and this is product. These are reactants, these are reactants, these are reactants and these are products. Reactants और products, reactants को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और प्रोडक्ट लिखी जाती है राइट हैंड साइड पे और दोनों को एक एरो से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो लगाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट भी हमारा एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर है ना, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4। क्या बन जाता है, ये SO4 जिंक के साथ अटैच हो जाता है और हमारा बन जाता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे लिखा ना हाइड्रोजन गैस, ये जिंक सल्फेट, ये जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन क्या होती है समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्डिंग्स यूज की जाती हैं वो क्या होती है, हमारी वर्ड इक्वेशन होती है। वो सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है और वो इनके फुल नेम की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। अब एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, सिर्फ एक एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, O2 लिखा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 1 है। अब देखो भाई, एक तो मैग्नीशियम था, यहाँ पर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ का कहाँ गया, एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया। अब तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको बताने से पहले एक बात और देखो भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर इक्वल बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल, विच मीन्स देयर इज एन इम्बैलेंस इन दिस इक्वेशन। इम्बैलेंस है इस इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है, अनबैलेंस्ड, और इनको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जहां पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, दैट आर नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और अब आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। ये हो गई हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहां पर लिख लेता हूं इसको, Mg प्लस O2 क्या बन गया हमारा, MgO। अब मैं तुमको बता रहा था भाई, हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तुमने ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल मास है वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो जितना रिएक्टेंट साइड पे है ना, उतना ही प्रोडक्ट साइड पे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, दोनों साइड का मास जो है वो क्या रखना है, इक्वल रखना है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। और ये कब होगा, जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हमारे इक्वल हो। मतलब यहाँ पर एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी एक हो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2। अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे मैं सिंपली अगर करके दिखाएं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम एटम्स लिख लेते हैं। एक तो हमारा मैग्नीशियम है, दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं 2। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने आए हैं, ये सिर्फ 1, और ऑक्सीजन का भी कितना आया है, 1। तो ये ऑक्सीजन हमारा क्या होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। अब जितना हमने लिया उसको तो हम घटा नहीं सकते ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, MgO2। नहीं, MgO2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज पढ़े हैं। जैसे मैग्नीशियम ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। जब इनका हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो बन जाता है हमारा MgO बनता है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहना चाहिए, जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक MgO का हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक MgO मोलिक्यूल है, ये 2 भी तो हो सकते हैं। MgO मोलिक्यूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो मोलिक्यूल है वो 2 भी हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, 2MgO। क्या हो जाएगा, 2MgO। ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर देखो, ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। इसका मतलब 2 तो मैग्नीशियम एटम है और 2 ही यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम है। अब देखो ऑक्सीजन तो हमारे पहले 2 थे, अब भी 2 हो गए, बट मैग्नीशियम तो पहले हमने सिर्फ 1 लिया था ना, और मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो हम क्या कर देंगे, इन मैग्नीशियम एटम्स को भी 2 ले लेंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इसको मैग्नीशियम से को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2Mg। तो अब देखो यहाँ पर भी मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए, 2। यहाँ पर भी कितने हो गए, 2, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब जो मास रिएक्टेंट्स का है वही मास किसका हो गया, हमारा प्रोडक्ट्स का। जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे किस में हो जाएंगे, अब प्रोडक्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन बन गई ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन।
तो भाई एग्जाम में हमसे इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन है उनको क्या कराया जाता है, बैलेंस कराया जाता है। क्या कराया जाता है, बैलेंस कराया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी हैं, इनको हम बैलेंस करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम जिंक की बात करें, यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर भी जिंक क्या है, एक है। H2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। ठीक है, अब SO4 जो सल्फेट आयन है वो भी यहाँ पर एक है, सिंगल है, और यहाँ पर भी सिंगल है। मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है वही क्या हमारा प्रोडक्ट साइड, मतलब दोनों नंबर ऑफ एटम्स क्या है, दोनों में इक्वल है। इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है, बैलेंस है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन। कितने हैं यहाँ पर, आयरन एक है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमने अंडरलाइन कर लिए। ठीक, अब हम लेकर चलते हैं इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एटम लेते हैं। हम किसके लिए लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए जो हमारा रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स लिख ले। जो हमारा ऑक्सीजन है इनिशियली कितना है, सिर्फ 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए। ठीक है, अब फाइनल में क्या होगा, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 4 होंगे। तो मुझे इसको सारे को किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो Fe में हमने कोई चीज नहीं किया अभी तक, तो Fe को एज ए लिखा जाएगा। अब इस सारे को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4H2O। ठीक है, और इनके साथ भी कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 4 है ना, H2, इसका मतलब 4 H2 है, तो टोटल H हो गए 8। यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2। तो हमको अब इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, इनिशियली हमारे कितने हैं और फाइनली कितने हैं। इनिशियली हाइड्रोजन हमारे 4 2 जा 8 रिएक्टेंट में, और इसमें कितने हैं, सिर्फ 2। तो इस 2 को 8 करना है तो हमको पता है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 4 जा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, Fe पे कोई चेंज अभी तक नहीं है, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4H2। अब देखो 8 हाइड्रोजन, और ये भी कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, 4। ठीक है, अब आयरन यहाँ पर कितने हैं, आयरन है यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आयरन के लिए, ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया, और ये प्रोडक्ट हो गया। इनिशियली कितने आयरन हमारे पास, सिर्फ 1। फाइनली कितने आ गए, 3। तो इसको 3 करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 1 into 3, और ये हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिख दो 3Fe, तो ये हो जाएगा हमारा 3Fe प्लस 4H2O, ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस इक्वेशन को देखो, 3Fe 3Fe, 8H2 8H2, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो सारी चीजें क्या हो गई, हमारी सेम हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। कैसी हो गई भाई, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो भाई, ये हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब भी नहीं दे रही। कैसे, हमको नहीं पता आयरन हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है।
तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो फिजिकल स्टेट्स है उसके लिए सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारे अगर सॉलिड है बेटा उसके लिए सिंबल है S, अगर लिक्विड है उसके लिए है L, और अगर कोई गैस है उसके लिए सिंबल है G। अगर किसी का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है तो उसके लिए है AQ, एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी का हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में लिया जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे 3Fe, और ब्रैकेट में सॉलिड है ना तो उसके लिए S लगा देंगे इसके साथ ब्रैकेट में, प्लस में 4H2O। अब हमको पता भी वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है बेसिकली, बट वो वेपर फॉर्म में भी होता है। और जो आयरन है हमेशा वाटर वेपर्स के साथ, जो स्टीम होती है ना उसके साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए हम ये कैसी फॉर्म में लेते हैं, गैसियस फॉर्म में लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर Fe3O4 ये हमारा बनता है सॉलिड, तो इसके लिए S लगा देंगे, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारी गैस H2, इसके लिए क्या लिख देंगे, गैस लिख देंगे। अब ये इक्वेशन हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये सॉलिड था, ये गैस थे, ये सॉलिड बना, और ये भी हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस, मेरे ख्याल से तुमको बैलेंस करना समझ में आ गया। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमको 10th क्लास में यही मेथड पढ़ना है रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही हमको बैलेंस करनी आनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को अलग अलग रिएक्शंस लेके इंटरनेट से सर्च करो, किसी के पास बुक है तो बुक से, ठीक है, वहां से अलग अलग इक्वेशंस लेके उनको बैलेंस करना सीखो, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार, तकरीबन हर बार बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन और लिखी है, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ये पढ़ी हुई है 8th क्लास। ये रिएक्शन हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए दो सब्सटेंसेस जरूरी होते हैं, तो क्लोरोफिल और दूसरी सनलाइट। क्या क्या, क्लोरोफिल और सनलाइट। मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, तो कई बार हमारा एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को या तो स्लो या फास्ट कर सकता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसी चीजों को हम ये एरो साइन है ना जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, इनके ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस मस्ट है, जरूरी है, होनी चाहिए। तो इनको हम रखते कहाँ पर हैं, इनको जो हमारे कैटलिस्ट है या फिर जो रिएक्शन को स्लो फास्ट कर रहे हैं उनको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आता फिर भी आप कमेंट करके या फिर कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, जहां से आप लोगों को समझ ना आए। ठीक है, और इस चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगर ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा व्यूअर्स होंगे, तभी हमारा हौसला बढ़ता है ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।